प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत की कड़ी में आज हम बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ और धर्मेतर अथवा धर्मनिरपेक्ष साहित्य का स्रोत के रूप में उपयोगिता का अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म ग्रंथ, चूँकि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक या जो प्रारंभ में ये विचार जो थे, जो उनकी शिक्षाएं जो थी महात्मा बुद्ध की, उनका जन्म वर्तमान में नेपाल में स्थित लुम्बिनी वन ग्राम में हुआ था और उनके जो विचार हैं वो तत्कालीन महाजनपद व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने विभिन्न स्थानों में भ्रमण कर अपने विचारों को आम जन में प्रसारित किया और कालांतर में यह धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की तरह ही बौद्ध धर्म ग्रंथ भी इतिहास के लेखन में बहुमूल्य योगदान देते हैं। बौद्ध धर्म के उद्भव और विकास के साथ ही एक विशाल साहित्य की भी रचना हुई। यद्यपि ब्राह्मण ग्रंथों की तरह बौद्ध धर्म ग्रंथ भी धर्म प्रधान साहित्य है, तथापि इनमें प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की अनेक बातें देखने को मिलती है। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। खुद्दक निकाय में जातक कथाओं लगभग 547 का वर्णन किया गया है। यद्यपि मूल रूप से जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंध है, तथापि इन गाथाओं से 3-4 शताब्दी ईस्वी तक के जीवन की झांकी मिलती है। जातकों से गणतंत्रों, नागरिक जीवन, प्रशासनिक व्यवस्था, अस्पृश्यता, दासों की स्थिति, व्यापार वाणिज्य के प्रचार प्रसार आदि की जानकारी प्राप्त होती है। जातक कथाओं में बुद्ध के समकालीन शासकों के नामों का भी उल्लेख मिलता है। मगध, काशी, कौशल, अंग इत्यादि राज्यों के इतिहास पर भी इनसे प्रकाश पड़ता है। त्रिपिटक का पाली साहित्य में विशेष महत्व है। 3 विभिन्न बौद्ध ग्रंथों का सम्मिलित नाम ही त्रिपिटक है। बुद्ध के निर्वाण के पश्चात इनकी रचना हुई थी। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और प्रवचनों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन है और विनय पिटक में संघ से संबंधित नियमों की चर्चा की गई है। इन तीनों ग्रंथों से बौद्ध धर्म के मूल तत्व, उनके प्रसार एवं बौद्ध संघों के संगठन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पाली भाषा में भी संस्कृत की तरह महाकाव्यों की रचना हुई। इनमें प्रमुख है दीपवंश और महावंश, जिनकी रचना श्रीलंका में हुई। अन्य प्रमुख बौद्ध ग्रंथों में अशोकावदान, अवदान शतक, दिव्यावदान, बुद्धचरित्र, सौंदर्यानंद, मिलिंद पनह, ललित विस्तर और आर्य मंजूश्री मूलकल्प भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रारंभ में बौद्ध साहित्य, जो मूल बौद्ध साहित्य है, वो पाली भाषा में लिखा गया और बाद में संस्कृत में भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। इसी कड़ी में जैन धर्म ग्रंथों की रचना
मुख्यतया प्राकृत भाषा में हुई। मूल जो ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में, और बाद में संस्कृत और पाली और बाद में संस्कृत भाषा में जैन ग्रंथ लिखे गए। इन ग्रंथों से हमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में प्रमुख परिशिष्ट पर्व, आचारांग सूक्त, कल्प सूक्त, भगवती सूक्त, उवास गदासो सूक्त, भद्रबाहु चरित, त्रिषष्टि शलाका, पुरुष चरित इत्यादि महत्वपूर्ण है। इन ग्रंथों से महावीर स्वामी की जीवनी एवं जैन धर्म के उपदेशों के साथ साथ तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का भी ज्ञान प्राप्त होता है। जैन ग्रंथों का संकलन वल्लभी, गुजरात में ईसा की 6ठी शताब्दी में हुआ। जैन ग्रंथों से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। पूर्व मध्यकाल में भी अनेक जैन ग्रंथों की रचना हुई। हरिव्रत ने समराइज कहा, धूर्ताख्यान, उद्योतन सूरि ने कोलेमाला, जिनसेन ने आदि पुराण तथा गुणभद्र ने उत्तर पुराण की रचना की। इससे राजनीतिक इतिहास के अतिरिक्त सांस्कृतिक इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य, ऊपर जिन रचनाओं का उल्लेख किया गया है वे धर्म प्रधान ग्रंथ हैं। वे मूलतः धार्मिक दृष्टिकोण से लिखे गए थे, परंतु इनके अतिरिक्त प्राचीन भारत में अनेक धर्मनिरपेक्ष, ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों की भी रचना हुई, जिनका इतिहास की पुनर्निर्माण में महत्व है। ऐसे ग्रंथों में सबसे प्रमुख अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने मौर्यकाल में की, यद्यपि इसे बाद में भी बढ़ाया गया। यह नीतिशास्त्र पर उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथ है। इसमें राज्य की उत्पत्ति, उसका संगठन, उसकी सुरक्षा के उपाय, राजा के अधिकार और कर्तव्य, मंत्रियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति के नियम, सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक क्रियाकलाप इत्यादि विषयों का विशद विवरण प्रस्तुत किया गया है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषतया चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की अच्छी जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभक्त है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु बहुत कुछ यूनानी दार्शनिक अरस्तु की पॉलिटिक्स और मैकियावली के प्रिंस से मिलती जुलती है। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक ग्रंथों में कलहण की राजतरंगिणी का उल्लेख किया जा सकता है। भारत का पहला ग्रंथ जो पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है वो कलहण की राजतरंगिणी है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। इसमें कश्मीर के राजनीतिक इतिहास का वर्णन तो किया ही गया है, साथ ही सांस्कृतिक जीवन पर भी इस ग्रंथ से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अनेक विद्वानों की धारणा है कि यह प्राचीन भारत का एकमात्र ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसी प्रकार पाणिनि की अष्टाध्यायी गणतंत्रात्मक व्यवस्था की अच्छी जानकारी देती, क्योंकि इसका रचना काल 5 शताब्दी ईसा पूर्व, उस समय महाजनपदी व्यवस्था थी। पतंजलि का महाभाष्य शुंग वंश के इतिहास की जानकारी के लिए आवश्यक है। यह अष्टाध्यायी की टीका है। विशाखदत्त के नाटक मुद्रा राक्षस से नंदों और मौर्यों के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। गार्गी संहिता में यवनों के आक्रमण के विषय में जानकारी मिलती है। कालिदास के जो नाटक हैं, खंड काव्य है और महाकाव्य है, जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकी अग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम,
ऋतुसंहारम, ये जो ग्रंथ हैं वो हमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक जानकारी भी प्रदान करते हैं। इसी तरह शूद्रक का मृच्छकटिकम, वात्स्यायन का कामसूत्रम, दंडी का दश कुमार चरितम रचनाएं तत्कालीन सभ्यता एवं संस्कृति को दर्शाती हैं। गुप्तोत्तर काल के इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत जीवन चरित्र और स्थानीय इतिहास है। बाणभट्ट, वाकपति, विल्हण, संध्याकनंदी एवं अन्य दरबारी इतिहासकारों ने अपने संरक्षकों की जीवनियाँ लिखी। अनेक त्रुटियों के बावजूद इनसे तत्कालीन स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित और कादम्बरी है एवं हर्ष ने स्वयं भी 3 नाटकों की रचना की, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इन नाटकों से हर्षकालीन सभ्यता, संस्कृति और राजनीतिक जीवन की झांकी मिलती है। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ जो भारतीय इतिहास और सभ्यता की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं उनमें कथासरित सागर, विक्रमांक देवचरित, कुमारपाल चरित, रामचरित, कीर्ति कौमुदी, वल्लाल चरित, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, गौड़वो इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। दक्षिण भारत में भी अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों एवं चरितावलियों की रचना हुई। यद्यपि चरितावलियों में शासक विशेष की उपलब्धियों को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से दिखाया गया है, तथापि इनसे तत्कालीन विषय पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। उदाहरण स्वरूप जामचरित पाल शासक रामपाल के समय बंगाल में हुए कैवर्त विद्रोह और उसमें रामपाल की विजय का उल्लेख करता है। इसी प्रकार विक्रमांक देवचरित में चालुक्य राजा विक्रमादित्य की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। 11वीं शताब्दी में लिखित अतुल के मूषिक वंश नामक ग्रंथ से केरल के मूषिक वंश के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। गुजरात में अनेक व्यापारियों के भी जीवन चरित्र लिखे गए। ये सभी ग्रंथ इतिहास की अमूल्य स्रोत हैं, लेकिन ये जो इतने में ये सब व्यक्ति विशेष पर आधारित है, चाहे वो शासक हो या व्यापारी हो। इनसे हमें जो सोशल हिस्ट्री है, जो सामाजिक इतिहास है, वो हमें नहीं मिलता है और सबसे बड़ी यही कमी है। अब जो है वो जो इतिहास लेखन हो रहा है वो सामाजिक दृष्टि से लिखा जा रहा है। फ्रांस में सोशल हिस्ट्री की लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई है और अब यहाँ हमारे यहाँ भारत में भी धीरे धीरे जो वाकई में जो वास्तविक जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो लिखने की परंपरा प्रारंभ हो रही है। इसी प्रकार नंदी ककलंबकम में पल्लव राजा नंदीवर्मा तृतीय तथा कलितुंग पूर्णी से चोल राजा कुलोतुंग प्रथम द्वारा कलिंग पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। रासमाला, प्रबंध कोश, चचनामा एवं नेपाल में लिखी गई इतिवृत्त क्रमशः गुजरात, सिंध और नेपाल के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। इतिहास जो भारतीय इतिहास हम बात कर रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास चाहे मध्यकालीन हो, आधुनिक हो, वो मैक्सिमम जो है वो उत्तर भारत का इतिहास है। हम नाम दे रहे हैं भारत का, लेकिन वाकई में ये उत्तर भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो बहुत कम हमें जानकारी मिलती है, जिसमें हमें दक्षिण भारत की तत्कालीन राजनीति, समाज, दर्शन, चिंतन, संस्कृति, धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। और इसी कड़ी में हमें जो संगम साहित्य है, जो तमिल साहित्य है, वो हमें दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त कराता है। इनका काल जो है वो ईसा की प्रथम 4 शताब्दियों को माना जाता है, मतलब उससे पहले का हमें जानकारी नहीं है। जबकि हम उत्तर भारत को हम सिंधु सभ्यता और उससे पहले भी 10,000 ईसा पूर्व भी हम जो है वो मेहरगढ़ सभ्यता वगैरह वहाँ तक ले जाते हैं। लेकिन दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी कम है। इसलिए जो दक्षिण भारतीय जो विद्वान है वो कहते हैं कि भाई आप नाम तो देते हैं भारत का इतिहास, लेकिन मूलतः ये क्या है, उत्तर भारत का इतिहास या प्रदान हमें कराते हैं या जानकारी प्राप्त करवाते हैं। और जो मूलतः जो पुस्तकें हैं वो सारी उत्तर भारत के इतिहास की जानकारी ही प्रदान करती है।
संगम साहित्य में प्रमुख हैं एतुतोकई, पुरन्नुरु, पतु तथा शिल्पदिकारम। इस साहित्य में हमें दक्षिण के 3 प्रमुख राजवंशों पांड्य, चोल और चेर की आरंभिक इतिहास का उल्लेख मिलता है। राजनीतिक इतिहास के अतिरिक्त सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक प्रगति, विशेषकर उद्योग धंधे, विदेशी व्यापार के विकास पर भी संगम साहित्य से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यह साहित्य धर्मनिरपेक्ष है। इसमें दक्षिण भारत के अनेक राजाओं और उनकी उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। तथापि राजनीतिक इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के विषय में मिलती है। मतलब जो वाकई में जो हिस्ट्री है वो हमें संगम साहित्य में मिलती है।